Welcome students in today's video. Today's topic is forfeiture of shares. समझ लेते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको पूरा फ्रेमवर्क, पूरी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए एक शेयर होल्डर है, उसके पास में किसी कंपनी के 4000 शेयर्स हैं। इन शेयर्स पे कंपनी को 3 रुपए एप्लीकेशन का लेना है, 2 रुपए अलॉटमेंट का है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का लेना है एंड 2 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल का लेना है। इन शेयर्स पे ए है, ए ने देखिए एप्लीकेशन के 3 रुपीज पे कर दिए हैं, 2 रुपीज अलॉटमेंट के भी पे कर दिए हैं, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज आया तो ए ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो जब आप अमाउंट पे नहीं करते हो तो वो कंपनी कॉल से नीरियर में डाल देती है। कॉल से नीरियर में डालने के बाद में कंपनी आपको रिमाइंडर भेजती है कि आपका अमाउंट ड्यू है, आप इसे पे करिए। रिमाइंडर भेजने के बाद भी ए ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा तो फाइनली कंपनी उन शेयर्स को क्या करती है, कैंसिल करेगी कि आप जब अमाउंट पे ही नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है या कैपेसिटी नहीं है पे करने की। तो कंपनी आपके शेयर्स को कैंसिल करेगी, लेकिन शेयर कैंसिल करने से पहले कंपनी आपको 14 डेज का एक नोटिस भेजती है कि इन नेक्स्ट 14 डेज अगर आपने हमारी रेस्पेक्टिव कॉल का पेमेंट नहीं किया तो हम आपके शेयर को कैंसिल कर देंगे। तो वो पीरियड भी मान लीजिए ए ने स्किप कर दिया है, उस पीरियड के अंदर भी ए ने अमाउंट पे नहीं करा, तो कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं फिर ए के शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। तो यही हमारा फॉरफीचर कहलाता है कि जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है तो यही पूरा प्रोसेस आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है। ऐसा करने पर कंपनी के पास में अब वापस 4000 शेयर वापस आ गए। जो शेयर मार्केट के अंदर इश्यू थे वो 4000 शेयर फॉरफिट करने के बाद में कंपनी के पास में वापस आ गए हैं और अब कंपनी इन्हें वापस पब्लिक को री इश्यू कर सकती है। अब तो हमें यहाँ पे अकाउंटिंग समझनी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो हमें ये जो कुछ मैथमेटिकल अमाउंट है कि उसने क्या पे करा है, क्या पे नहीं करा है, कितना रुपए उससे मांग लिए थे, हमें इसी ही इक्वेशन को समझना होता है। फॉरफीचर में जो सारी एंट्रीज है वो इन्हीं इक्वेशन पर बेस होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम अगर देखें तो ए ने कितना अमाउंट पे करा है, कितना नहीं करा है, कितना मांगा गया था, उसकी कैलकुलेशन हम लगा लेते हैं। देख लीजिए, तो जो ए है, देखिए ए से 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल, टोटल 8 रुपए कंपनी ने कॉल्ड अप किया था, डिमांड की थी। टोटल फॉरफिट करने से पहले टोटल 8 रुपए मांगे गए हैं। अब 8 रुपए में से ए ने सिर्फ 5 रुपए ही पे करे हैं जो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट है, और 3 रुपए जो फर्स्ट कॉल का है उसने पे नहीं करा था, वो नॉट पेड अमाउंट है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का आप एंट्री करेंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं उनका कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, उनका पेड अमाउंट क्या है और उनका नॉट पेड अमाउंट क्या है। बस ये 3 इंफॉर्मेशन उन शेयर्स की आपको चाहिए, आपकी फॉरफीचर की एंट्री आराम से हो जाएगी। तो हम इसको एक ट्राइंगल में फिक्स कर लेते हैं। देखिए, 8 रुपए हमने कॉल्ड अप किए थे, 8 में से हमें 5 रुपए पे हो गए हैं कंपनी को और 3 रुपए कंपनी को पे नहीं हुए हैं। बस ये इस तरह का एक आपको ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि कितने रुपए कॉल्ड अप थे। 8 रुपए कॉल्ड अप है, कितने रुपए पे हैं, 5 रुपए पे हैं, और कितने रुपए अनपेड हैं, 3 रुपए अनपेड है। ये एक इंफॉर्मेशन आपको उन फॉरफिटेड शेयर्स की निकालनी है। अब ये 8 रुपया जो है ये आपका कॉल्ड अप अमाउंट कहलाता है कि कंपनी ने टोटल इन फॉरफिटेड शेयर्स पे कितना अमाउंट कॉल कर लिया था अब तक पेमेंट के लिए। तो ये 8 रुपए आपकी शेयर कैपिटल के नाम से एंट्री में डेबिट किए जाएंगे। देखिए, हमें जनरल एंट्री करनी है तो हमें डेबिट भी करना होगा और क्रेडिट भी करना होगा। तो ये 8 रुपए हमें डेबिट करने होते हैं। किस नाम से डेबिट करने होते हैं? ये हमें शेयर कैपिटल के नाम से डेबिट करने होते हैं। ध्यान दीजिए, हम कैपिटल को रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल हमने वापस ले लिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट से। अब जो अमाउंट आपने 5 रुपए पे करे हैं
और 3 रुपए अनपेड करे हैं, तो 5 रुपए जो पे करते हैं उसका जो नाम होता है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाता है, और जो अनपेड अमाउंट है वो उस पर्टिकुलर कॉल्स के नाम पे जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है तो फर्स्ट कॉल के नाम से ही अनपेड अमाउंट जाएगा, या आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आपने अगर ओपन किया था तो आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट लिखेंगे आप, और ये दोनों अमाउंट फिर आपको क्या करने होते हैं, क्रेडिट करने होते हैं। यानी जब भी हम एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल हमें डेबिट करनी होती है, और जो अमाउंट पे कर दिया है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो अमाउंट पे नहीं किया है वो उस रेस्पेक्टिव कॉल्स के नाम पे डेबिट होगा, या कॉल्स इन एरियर रेस्पेक्टिव कॉल्स के नाम पे क्रेडिट होगा, या कॉल्स इन एरियर का अकाउंट अगर आपने ओपन किया था तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आपको क्रेडिट करना होगा। बस यही आपका पूरा फॉरफीचर की जर्नल एंट्री है। हमें बस इस ट्रायंगल को ही समझना है, आराम से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें भी इसकी इक्वेशन होती है, और कई बार छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर। तो बड़े क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशन बड़ी स्पेसिफिक होती है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के आपके जैसे, या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके अंदर हमें इसकी लैंग्वेज को समझना होता है, और कुल मिला के हमें बस ये ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना आ जाना चाहिए। क्वेश्चन की इक्वेशन समझ के हमें बस ये ट्रायंगल ड्रॉ करना आ जाना चाहिए। ट्रायंगल ड्रॉ करते ही आपकी एंट्री आराम से बन जाएगी। तो आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको, हमने ये जो एग्जांपल लिया इसकी एंट्री में आपको बता देता हूं किस तरह से हम एंट्री करेंगे। और पहले हम इसका फॉर्मल एंट्री सीख लेते हैं। फॉर्मल एंट्री किस तरह से करेंगे, फिर इसी को हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में हम एंट्री करके देखेंगे। तो देखिए फॉरफीचर का मीनिंग देख लेते हैं हम। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे हिज ड्यू कॉल्स अमाउंट, हिज शेयर्स कैन बी कैंसिल आफ्टर गिविंग हिम 14 days ड्यू नोटिस। When shares are forfeited, the paid amount on the shares are not refunded to the shareholder, and these forfeited shares can be reissued further to some other persons। देखिए जैसा मैंने बताया, जब कोई शेयर होल्डर अपनी ड्यू कॉल का अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो उसके शेयर्स 14 डेज के ड्यू नोटिस के बाद में कैंसिल किए जा सकते हैं। ये आपका पूरा प्रोसीजर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहलाता है। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है तो जो भी अमाउंट उन शेयर्स में मिला है वो शेयर होल्डर को रिफंड नहीं किया जाता है, वो अमाउंट कंपनी के पास में रहेगा, और कंपनी उन शेयर्स को फिर आगे फर्दर री इश्यू कर सकती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। देखिए अब मैं आपको एंट्रीज बताने जा रहा हूं कि जो शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो उनकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। पहला केस जो इस वीडियो में मैं ले रहा हूं वो 8 पार का ही समझा रहा हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 8 प्रीमियम का लेंगे। तो समझ लेते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार की क्या एंट्री रहेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, कॉल्ड अप अमाउंट। देखिए यहां तक समझ लेते हैं पहले। देखिए मैंने कहा था आपको कि आपको कॉल्ड अप अमाउंट को डेबिट करना है। कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल के नाम से आपको डेबिट करना है। ध्यान दीजिए, जब भी हम कैपिटल को इश्यू कर रहे थे, पैसा ले रहे थे, तो ध्यान दीजिए हमने हमेशा शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था हमने, लेकिन अब हम उस कैपिटल को रिवर्स कर रहे हैं, हम शेयर्स को वापस हमारे पास में लेने, छीन रहे हैं शेयर्स को। तो अब हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। और ये डेबिट कौन से अमाउंट से करना होता है, हमें कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करना होता है। अब देखिए कॉल्ड अप अमाउंट के बाद फिर मैंने जब ट्रायंगल बनाया था तो उसमें पेड और नॉट पेड था, तो आप नॉट पेड अमाउंट को क्रेडिट करेंगे, जिसे हम कॉल्स इन एरियर का अमाउंट भी कहते हैं कि किन किन कॉल्स का पैसा हमें नहीं मिला था। तो आप लिख दीजिए क्रेडिट में कौन कौन सी कॉल का पैसा नहीं मिला। मान लीजिए जैसे 2 शेयर अलॉटमेंट का नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो भी कॉल्स का पैसा आपको नहीं मिला है उस कॉल्स का नाम आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इफ रेस्पेक्टिव कॉल्स नेम इज नॉट गिवन इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर, देन कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखिए कई बार आपके जो स्पेशली छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपको ये नहीं बताता कि कौन कौन सी कॉल पे नहीं, उस कॉल का रेस्पेक्टिव नाम नहीं देता है, तो आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने पिछली स्लाइड में भी बनाया था। अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको फॉरफीचर करते वक्त कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ही क्रिएट करना होगा। बट कई बार छोटे क्वेश्चन में अगर आपको कॉल्स का नहीं बता रखा कि किस कॉल का अमाउंट पे नहीं हुआ है तो आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब रेस्पेक्टिव कॉल्स का नाम दिया हुआ तो आप रेस्पेक्टिव कॉल का नाम लिख दीजिए, और अगर कॉल्स का नाम स्पेसिफिक नहीं है तो आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको लिखना होता है 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये आपका पेड अमाउंट को बताता है।
यानी जो पेड अमाउंट होगा वो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपको क्रिएट करना होगा। देखिए जो हमने डायग्राम बनाया था ये वैसा का वैसा ही आ गया है। जनरल एंट्री में कोल्ड अप अमाउंट देखिए डेबिट हो गया है, पेड और अनपेड अमाउंट हमने क्रेडिट कर दिए। अब इसमें ऐसा कोई सीरीज फिक्स नहीं है कि पहले पेड को लिखे अनपेड लिखे, आप कुछ भी अमाउंट ऊपर नीचे लिख सकते हैं, क्रेडिट जो आपने करा है आपने। तो ये इसकी फॉर्मल जनरल एंट्री जो मैंने आपको समझा दी है। अब हमने जो लास्ट स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल लिया था ए का, उस एग्जाम्पल की क्या जनरल एंट्री होती है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। तो देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए 8 रुपए हमारे कोल्ड थे उस इक्वेशन में, कोल्ड अप अमाउंट था, उसमें से 5 रुपए पे हो गए थे और 3 रुपए जो है वो अनपेड थे। बस हमें हर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में इस तरह से हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होता है आपको। आइए अब एंट्री कर लेते हैं। देखिए तो उसके टोटल देखिए हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 4000 शेयर्स थे, तो 4000 इंटू 8 कोल्ड अप हुआ, तो ये आपका हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 32,000। ये मैंने इसे समझाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया है। आपको जनरल एंट्री तो जैसे फॉर्मल वे में करते हैं वैसे ही करने हैं, मैं इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिया है मैंने। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 32,000। अब आपको देखिए जो पे करा था अमाउंट वो फॉरफीचर में जाता है, तो 4000 इंटू 5 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 20,000, और जो अनपेड था वो आपको उस रेस्पेक्टिव कॉल्स का नाम लिखना है। तो वहां पे फर्स्ट कॉल पे नहीं हुई थी, तो देखिए 4000 इंटू 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये 12,000 हो गया। अब मैच कर लीजिए, टोटल डेबिट देखिए 32,000 आ रहा है और क्रेडिट भी टोटल 32,000 आ रहा है। इस तरह से हमें ये जनरल एंट्री करनी होती है। जो कोल्ड अप अमाउंट है वो डेबिट कर दिया है और जो पेड और अनपेड अमाउंट है वो हमने क्रेडिट कर दिया है, और फिर आप नरेशन लिख देंगे बीइंग 4000 शेयर्स फॉरफिटेड। ये इस तरह से देखिए हमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री करनी होती है। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको लैंग्वेज में ध्यान देना है कि लैंग्वेज किस तरह से कह रही है। बस उस लैंग्वेज से आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, आराम से आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन की जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए सुरेश वाज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each of a company on which he had paid ₹2 on application and ₹3 on allotment. He could not pay ₹2 on first call. His shares were forfeited by the directors. Do the forfeiture general entry. देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 10 रुपए का शेयर है, एंड उस 10 रुपए के शेयर में देखिए इस क्वेश्चन ने बोला है कि उसने 2 रुपए एप्लीकेशन के पे करे हैं और 3 रुपए अलॉटमेंट के पे करे हैं, और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए जिसने पे नहीं करे हैं, और उसके जो शेयर्स हैं वो डायरेक्टर ने फॉरफिट कर लिए हैं, जनरल एंट्री करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 10 रुपए का शेयर है, फर्स्ट कॉल तक देखिए टोटल कितना अमाउंट हुआ, 2 + 3 + 2 टोटल 7 रुपीज ही हुए। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद में ही इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे हम यही समझेंगे कि फर्स्ट कॉल के बाद में ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। तो फर्स्ट कॉल तक उसके जो कोल्ड अप अमाउंट होता है वो टोटल 7 रुपीज होता है, और इस 7 रुपीज के अंदर देखिए फिर जो पेड अमाउंट है वो मैंने बोल्ड लेटर्स में करा हुआ है, 2 + 3 5 हो गया, तो अनपेड ऑटोमेटिकली 2 हो गया। तो पहले हम वही ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए टोटल देखिए इस क्वेश्चन में एज पर इक्वेशन हमें जो पे करा है देखिए 2 रुपीज एप्लीकेशन एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट है, तो यानी टोटल 2 + 3 5 रुपीज हमें पे हुए हैं। और जो साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 रुपए आपने पे नहीं करें, तो ये हमें 2 रुपए अनपेड है हमारे। तो टोटल जो कोल्ड अप हुआ इस क्वेश्चन में देखिए वो हमारा जो कोल्ड अप अमाउंट है वो टोटल 7 रुपीज हमारा कोल्ड अप अमाउंट हो गया है। देखिए कई बार इस तरह से हमें क्वेश्चंस की इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमें कोल्ड अप कितना किया था वो डायरेक्टली नहीं था, फिर हमें जोड़ के निकालना पड़ा ना। तो 5 रुपए पे कर दिए हैं, 2 रुपए पे नहीं करे हैं, तो टोटल 7 रुपीज हमारा कोल्ड अप अमाउंट हो गया। अब हमें जनरल एंट्री करनी है, तो आइए जनरल एंट्री कर लेते हैं हम। देखिए कोल्ड अप 7 रुपीज है, 1000 शेयर्स पे है, तो 1000 इंटू 7 डेबिट होगा आपके शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 7000। पे करा है हमने 5 रुपीज, तो 1000 इंटू 5 ये हमारा 2 शेयर फॉरफीचर में जाएगा 5000। 2 रुपीज अनपेड है, तो 1000 इंटू 2 ये हमारा 2 शेयर फर्स्ट कॉल में जाएगा 2000, और ये इस तरह से हमारी नरेशन हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की इक्वेशन पूरी समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। XY Limited forfeited 500 shares of Rakesh of ₹10 each, ₹8 cold up on which he had paid application and allotment money of ₹3 per share. Do the journal entry. देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कोल्ड अप है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिला के टोटल 3 रुपीज पे करे हैं। डू दी फॉरफीचर जनरल एंट्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पे की इन्फॉर्मेशन है, कोल्ड अप की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अनपेड की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आइए हम हमारा
ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली इक्वेशन आ जाएगी। देखिए आपके सामने सारी क्लियर हो जाएगी। देखिए 8 रुपए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 8 रुपीज कोल्ड अप है, डायरेक्टली लिखा हुआ है ₹8 कोल्ड अप, यानी 8 रुपए ही मांगे गए हैं, तो 8 रुपीज कोल्ड अप हुआ। लिखा हुआ है कि इस 8 में से आपने 3 रुपीज एप्लीकेशन आउटमेंट दोनों का मिला के लिखा हुआ है, 3 रुपीज आपने पे करा है, तो 3 रुपीज हमारा जो है वो पेड अमाउंट हुआ। तो ऑटोमेटिकली 8 में से 3 गए, तो देखिए 5 रुपीज हमारा अनपेड अमाउंट हो गया, नॉट पेड अमाउंट हो गया हमारे। इस तरह से हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। जो 8 रुपीज है कोल्ड अप उसको डेबिट करना है, तो 500 इंटू 8, तो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 4000। जो पे किया है वो 500 इंटू 3 हो गया, ये हमारा टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट 1500। देखिए जो हमारा अनपेड अमाउंट है वो 500 इंटू 5 का होगा, ये हमारा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 2500 में जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमें ये नहीं बता रखा था कि कौन सी कॉल्स पे नहीं हुई है, तो हमने ये मान लिया कि भाई कॉल्स का नाम जब स्पेसिफिक नहीं हो तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोल देना बेटर होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने टू कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करा है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं था कि कौन सी कॉल पे नहीं करी आगे। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था 8 रुपए हैं, 8 रुपए में से 3 रुपए पे नहीं करें। तो हो सकता है कि देखिए फर्स्ट कॉल भी हो, सेकंड कॉल भी हो, थर्ड कॉल भी हो, तो हमें जब कॉल्स का नाम स्पेसिफिक नहीं हो तो आप टू कॉल्स इन एरियर का अकाउंट या वो ओपन करें। तो इसलिए हमने 500 इंटू 5 2500 हमने कॉल्स इन एरियर में डाले हैं, फिर हम इसके नरेशन कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये वाला एग्जाम्पल सोल्व हुआ है। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। XY लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ रमन ऑफ ₹10 each, ₹7 called up for the non-payment of first call of ₹2 per share, do the forfeiture journal entry। अब देखिए हम वापस वही ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 7 रुपीज हमारा कोल्ड अप है, लिखा हुआ है 2 रुपीज अनपेड है, तो कितना पे हुआ? जब 7 रुपीज में से 2 रुपीज ही अनपेड है तो ऑटोमेटिकली 5 रुपीज हमने पे करे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ट्राइंगल बना लिया एज पर क्वेश्चन इक्वेशन। अब 7 रुपीज है कोल्ड अप, हम उसे डेबिट करना है, तो ये हमारा 2000 इंटू 7, शेयर कैपिटल अकाउंट DR 14000, जो पे करा है आपने 5 रुपीज, 2000 इंटू 5 टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट 10000, जो अनपेड अमाउंट है 2000 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4000, और ये हमारी नरेशन होगी। देखिए इस तरह से हमें फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की एंट्री करनी होती है। तो आज हमने जो भी केस लिया है वो 8 पार वाला लिया है, हमने इसमें कोई प्रीमियम की इक्वेशन नहीं ली है। तो आई होप आपको सारे एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे हमें किस तरह से फॉरफिचर की एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एट इशूड एट प्रीमियम वाला केस हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।